कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ वो आपको नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, सो दूसरा एक चीज़ आप नोट कर लें, इवनिंग के स्टूडेंट्स आपकी ये जो क्लास है वैसे इसको आप शिफ्ट करा लें 5:30 से 7 बजे तक। मेरी क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस क्लास का, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपकी जो क्लास होएगी वो 5:30 से 7 बजे होएगी, 4 से 5:30 नहीं होएगी। ये क्लास एक शिफ्ट कर देंगे आप आगे। ओके मैम। ये ओके नोट, मैम। ठीक है? सो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है, पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसमें देखा था कि आप स्टडी क्या कुछ करते हैं, राइट? तो आपने देखा था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किस किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेडिसिनल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि इन केस अगर आपके पास एक मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको नए तरीके से बनाएं ताकि वो सस्ती हो, ये भी हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर को वेरिएशन करके चेक करते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ा, राइट? उसके अलावा फिर आपने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप की ड्रग्स किस टाइप की होती हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द थेराप्यूटिक यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इफेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो आज का जो आपका लेक्चर होएगा वो होगा ऑन मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो कल मैंने आपको बताया था कि जो अभी आपकी ड्रग होती है उसने कहीं ना कहीं बाइंड करना होता है। आपने एक ड्रग ले ली, आपने एक मेडिसिन ले ली, आपकी बॉडी के अंदर चलेगी तो उसने एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाना, उसने कहीं ना कहीं जाके बाइंड करना होता है। वो कहाँ जाके बाइंड करेगी वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? सो ड्रग खुद केमिकल है और जिसके साथ उसने बाइंड करना है वो भी केमिकल्स ही हैं, राइट? तो जिनके साथ जो ड्रग आपकी बाइंड करती है या तो वो कोई कार्बोहाइड्रेट होगा या कोई प्रोटीन होएगी या कोई न्यूक्लिक एसिड होएगा या कोई एंजाइम होएगा, राइट? ये सारा कुछ जिनके साथ ड्रग बाइंड करती है इन जर्नल हम उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, राइट? बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या ऐसे केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। सो नॉर्मली हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, राइट? उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, राइट? सो हम इनको बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, आप इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं और आप इनको सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, राइट? सो इन जनरल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितने भी टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा हैं, प्लस जितने भी आइंस हैं वो उसका सेलुलर पूल कहलाता है। समझ आ गया? सो आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप हैं, आपके सेल के अंदर मौजूद जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी टाइप के कंपाउंड्स हैं, जितने भी टाइप के आइंस हैं, वो सारे मिल के ये जो ग्रुप होता है ऑफ ऑल केमिकल्स, इसको आप सेलुलर पूल कहते हैं, राइट? सो जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कुछ भी होएगा वो और चीज़ होएगी, वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे, राइट? तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होना लाजमी है, यानी उसके अंदर कार्बन होनी लाजमी है। अगेन कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, हम इसको रिपीट कर देते हैं। सो कार्बन यूनिक है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, कार्बन सेंट्रल है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और ये जो 4 वैलेंसीज हैं, इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं कंबाइन कर सकता, कार्बन पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ कंबाइन कर सकता है। सो हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी बन जाती है कार्बन कंपाउंड की। सेकेंडली, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ और अपने साथ भी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हर एलिमेंट में पाई नहीं जाती है। तो नॉर्मली एलिमेंट्स जो हैं वो अपने अंदर ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बट कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, इट कैन फॉर्म कैटिनेशन, इट कैन फॉर्म रिंग्स, राइट? कैटिनेशन की वजह से चेन्स भी फॉर्म कर सकते हैं और रिंग्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये वजह है कि जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो जितने भी आपके पास जो है बायोमोलिक्यूल्स है, यानी तमाम के तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और यहाँ हमारा मतलब जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स है, राइट? तो ये जो बेसिकली हैं ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये 5 कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स, राइट? सो आप लोगों ने पहले इसका बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड सेक्टर क्या होते हैं। हम ब्रीफली इनको जस्ट डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो जो आपका क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं इसमें।
सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीमर्स हैं, राइट। सो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं, राइट। तो जो पॉलीमर होते हैं वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, वो मोनोमर से मिलकर बना होता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीमर है और इसके मोनोमर को आप मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीमर्स हैं और इनके जो मोनोमर होते हैं उनको आप मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। प्राइमरी और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो अक्सर आपने देखा होगा ना कि अगर किसी को कहते हैं जी मेरा जी शुगर लेवल लो हो रहा है, मेरी एनर्जी कम हो रही है, तो फौरन उसको कहते हैं चीनी खा लो। वजह क्या होती है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे ही आप मुंह में रखते हैं फौरन एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। दे आर द इमीडिएट एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। आपका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है, राइट। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 होती है, राइट। तो कार्बन 1 रेशियो में होगा, हाइड्रोजन 2 रेशियो में होगा और ऑक्सीजन 1 रेशियो में होगा। तो चूंकि इसमें वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो 2:1 है, जो कि वाटर की ही रेशियो है, इस वजह से इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। हाइड्रेट मीन वाटर, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सॉरी, राइट। कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, आप सपोज कर लें कि ऐसी चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वो सेम रेशियो होती है जो कि वाटर के अंदर होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, राइट। तो जब आप इनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये शुगर फॉर्म करते हैं। शुगर आपकी टेबल शुगर नहीं है, मतलब ये मोनोमर्स फॉर्म करेंगे और ये जो मोनोमर्स हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल सेलुलर एक्टिविटी। तो आपकी जो सेल की जितने भी एक्टिविटीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट खुद पॉलीमर है, इसके मोनोमर को आप मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है इन रेशियो ऑफ 1:2:1। इनको आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं एज शुगर, तो जो आपके सेल्स हैं वो इन शुगर्स को या इन मोनोसेक्राइड्स को यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जो आपकी सिंपल शुगर होती है, राइट, सिंपल शुगर में आपकी टेबल शुगर भी है, आपका ग्लूकोज भी है, राइट। इनमें या तो एक मोनोसेक्राइड होता है या 2 सेक्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है वो एक ही मोनोसेक्राइड है, लेकिन जो आपकी टेबल शुगर होती है उसमें 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, राइट। तो जो आपकी सिंपल शुगर है या जो टेबल शुगर है उसको सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज इज बेसिकली डाइसेक्राइड क्योंकि इसमें 2 सेक्राइड्स जुड़े होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, राइट। अब ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, राइट। तो इस तरह से जो आपकी सिंपल शुगर्स होती हैं उसमें या तो एक मोनोसेक्राइड होएगा यानी एक मोनोमर होगा या फिर 2 मोनोमर्स होंगे। सो आपको इसका पता होना चाहिए कि सिंपल शुगर्स में या तो एक मोनोसेक्राइड होता है या 2 मोनोसेक्राइड होते हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 या 3 से ज्यादा मोनोसेक्राइड आ जाए, राइट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं या इनको कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं, राइट। सिंपल शुगर्स में एक मोनोसेक्राइड होगा या 2 मोनोसेक्राइड्स होंगे, लेकिन जो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको आप पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं, इनको आप कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं, राइट। पॉलीसेक्राइड्स को आप ग्लाइकन भी कहते हैं, राइट। पॉलीसेक्राइड्स में आपकी ब्रेड है, राइस है, पास्ता, पोटैटो एक्सेट्रा, जो कुछ भी आप नॉर्मली खाते हैं दे आर पॉलीसेक्राइड्स। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर में दरम्यान में फर्क करना चाहिए। कॉमन पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और सेलुलोज है, राइट। एनिमल्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा जो फूड होता है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये आपके मसल में स्टोर हो जाती है, तो जब भी ज़रूरत होती है तो फिर मसल से ग्लाइकोजन जो है वो निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर आपकी शुगर भी कम हो रही हो तो आपकी जो मसल्स के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में आना स्टार्ट होगी ताकि आपकी शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस शुगर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। देन सेलुलोज है, सेलुलोज प्लांट्स को उनकी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।
तो ये तीनों बेसिकली कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, जिनको आप ग्लाइकन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है मैक्रोमोलिक्यूल, वो है लिपिड। सो लिपिड के अंदर आपके पास फैट्स आते हैं, वैक्सेस आते हैं, ऑयल्स आते हैं, स्टीरॉइड्स आते हैं, राइट। सो अगर आपने लिपिड्स को डिफाइन करना है, इनकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, राइट। कॉमनली हम लोग लिपिड्स को सिंपल कह देते हैं कि डाइवर्स कंपाउंड्स हैं, जिसमें फैट्स भी हैं, ऑयल हैं, हार्मोन है, स्टीरॉइड एक्सेट्रा सब कुछ है, और उन सब के अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, राइट। सो तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, हार्मोन्स एक्सेट्रा, which only resemble in one aspect, they do not interact with water, जो कि वाटर को रिपेल करते हैं या वाटर को इंटरेक्ट नहीं करते या वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम लिपिड्स कहते हैं, राइट। अदरवाइज लिपिड्स के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है कि वो वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते या वाटर को रिपेल करते हैं। लिपिड्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेकेंडली, लिपिड के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन ये 1:2:1 में नहीं होते। लिपिड के हर ग्रुप की अपनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है, राइट। इन सब में कॉमन चीज़ किया है कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, राइट। मेजॉरिटी लिपिड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, या मेजॉरिटी लिपिड्स के जो मोनोमर्स हैं, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं, राइट। मेजॉरिटी के मैंने वर्ड यूज़ किए, तमाम के केस में ऐसी बात नहीं होगी। तो लिपिड्स बेसिकली ये भी पॉलीमर्स हैं, और इनके जो मोनोमर होंगे वो ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिनके साथ लॉन्ग अल्काइल चेन जुड़ी होती है। सो ये जो आपके पास पिक से कलर में सर्कल हुआ, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसके साथ ये जो टेल जा रही है, ये स्ट्रेट चेन कार्बन की है, बेसिकली ये इसकी फैटी एसिड चेन है, राइट। तो फैटी एसिड कुछ भी नहीं होते, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिनके साथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन जुड़ी होती है। अगर ये चेन शॉर्ट होगी, आप इसको फैटी एसिड नहीं कह सकते, ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होएगा। लेकिन अगर जो है आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन की जुड़ी हुई है, ऐसे फैटी एसिड्स को हम लोग, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं, राइट। अभी जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, इट कैन बी सैचुरेटेड और इट कैन बी अनसैचुरेटेड। अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं, ऐसे फैटी एसिड्स को आप सैचुरेटेड कहेंगे। जैसे जो बटर है उसमें बिटारिक एसिड होते हैं, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो सैचुरेटेड है। लेकिन इन केस अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो फैटी एसिड होगा, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। तो ये आपके पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये चूंकि सारे के सारे सैचुरेटेड हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इनको हम कहेंगे कि दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नॉर्मली जो आपके पास लिपिड्स होते हैं, उनके जो मोनोमर्स हैं, दे आर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स हैं बहुत एक डाइवर्स ग्रुप है, जिसमें स्ट्रक्चर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो लिपिड्स को अगर आपने क्लासीफाई करना है, तो हम लोग लिपिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, राइट। सिंपल लिपिड्स में आपके पास फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आते हैं। जो वैक्सेस हैं दे आर सॉलिड, राइट। वैक्सेस सॉलिड होते हैं, और इनके अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, इनके अंदर जो है वो अनसैचुरेशन होती है, और ये लिक्विड होते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ आ जाता है। इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स में आपके पास लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। ग्लाइकोलिपिड में आपके पास लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ज्वाइन हो जाते हैं, और लिपोप्रोटीन में लिपिड्स के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड होती है, राइट। सो ये जो आपके पास है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स में लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको का वर्ड जहां भी आएगा इट मींस कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो लिपिड्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड हो जाए, इसको आप ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और अगर लिपिड्स के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड हो जाए तो इनको लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है लिपिड्स की, उनको आप डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। इसमें आपका स्टीरॉइड्स हैं और टर्पीन्स हैं, राइट। तो आपको ये क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि डिराइव्ड में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और सिंपल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, राइट। सो लिपिड्स जो हैं वो आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो वाटर रिपेलेंट हैं, वाटर को रिपेल करते हैं। तो इसलिए जितनी भी वाटर प्रूफ कवरिंग्स होती हैं उन पे लिपिड ही लगा होता है,
राइट। प्लांट के अक्सर आप देखें, प्लांट के ऊपर आपको लगता है कि जैसे कुछ चमकीला सा कोई चीज लगी हुई है या कोई चिकनी सी चीज लगी हुई है, तो वो बेसिकली लिपिड होता है और वो वाटर की सरफेस को वाटर प्रूफ रखता है, राइट। तो इस तरह से जो है लिपिड्स जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन या जो सरफेसेस होती हैं उनको वाटर प्रूफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो आपके प्रोटीन्स हैं। अगेन प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स होते हैं और इनके जो मोनोमर्स हैं उनको आप अमीनो एसिड कहते हैं, राइट। प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी बोन्स में हैं, आपके मसल्स में हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल के अंदर और सेल के बाहर चीज़ों को लेके जाती हैं, ये सारी की सारी प्रोटीन्स होती हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन बेस्ड है। सो इम्यून सिस्टम आपको मुख्तलिफ डिजीजेज से फाइट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिनको आप एंजाइम कहते हैं, राइट। सो एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। सो जितने भी सेल के प्रोसेसेस हैं उनको करवाने में, उनको रेगुलेट करने में, आपको बीमारियों से बचाने में, ट्रांसपोर्ट में, आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी शामिल होते हैं, राइट। जैसे पहले आपने देखा था कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, पर प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी शामिल होते हैं, राइट। तो जनरल स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा और एमिनो ग्रुप भी होगा, राइट। साथ में एक दरमियान में कार्बन है जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, राइट। सारे एमिनो एसिड में ये वाला ग्रुप कॉमन होएगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ एमिनो ग्रुप होएगा। ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करेगा और इस आर ग्रुप की वेरिएशन की वजह से आपस डिफरेंट एमिनो एसिड आते हैं, राइट। जितने भी एमिनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं उनको आप अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, राइट। सो बेसिकली दिस इज अल्फा एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन है। एमिनो एसिड को डिफरेंट कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड, अगर आपके पास एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो एमिनो ग्रुप बेसिकली बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एसिडिक होता है। तो चूंकि दोनों बराबर हैं तो इस वजह से ओवरऑल आपका एमिनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास एमिनो एसिड ऐसे हैं कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक है और एमिनो ग्रुप भी एक है, ऐसे एमिनो ग्रुप्स को, ऐसे एमिनो एसिड को आप न्यूट्रल कहते हैं। इनकेस अगर किसी एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है और एमिनो ग्रुप कम है, एक एमिनो ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, राइट। तो ऐसे केस में अमीनो एसिड को आप एसिडिक कहेंगे। अगर आपके एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक है लेकिन एमिनो ग्रुप ज्यादा हो गया, राइट, ऐसी सिचुएशन में हम इसे कहेंगे दिस इज बेसिक एमिनो एसिड। तो ये तो 3 कैटेगरीज हो गई, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक की। उसके अलावा जिन अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं उनको कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन है या मैथियोनिन है। जिन कार्बोक्सिलिक जिन एमिनो एसिड में अल्कोहलिक ग्रुप होएगा उन्हें कहेंगे अल्कोहल कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ एमिनो एसिड में एरोमेटिक रिंग भी होती है, बेंजीन रिंग भी होती है, और कुछ के अंदर जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होती है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन उनके स्ट्रक्चर कैसा है या उनके अंदर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसे, आप एमिनो एसिड को इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एसिड है, राइट। अब यहाँ इसमें 2 एमिनो ग्रुप आ गए, राइट। 2 एमिनो ग्रुप आ गए तो ये बेसिक होएगा। इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गए, एक एमिनो ग्रुप तक, राइट। तो ये कौन सा होगा, दिस इज एसिडिक। इसके अंदर एरोमेटिक रिंग आ गया और साथ ये अल्कोहल कंटेनिंग है, राइट। तो ये अल्कोहल कंटेनिंग कैटेगरी में भी फॉल करेगा और ये एरोमेटिक रिंग में भी फॉल करेगा। अगेन इस वाली रिंग को देखिए, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है, तो ये एसिडिक होएगा। इसके अंदर एक से ज्यादा एमिनो ग्रुप्स आ गए, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड एक है, एमिनो ग्रुप ज्यादा है, अगेन बेसिक होएगा। इसके अंदर आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जस्ट आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल कर सकता है, राइट। अब जब डिफरेंट एमिनो एसिड आपस में लिंक करते हैं तो उनके दरमियान में एमाइड बॉन्ड बनता है। सो ये जो है कार्बोनाइल विद NH बॉन्ड, ये एमाइड बॉन्ड है। सो ये देख लेंगे आपके पास एक एमिनो एसिड है, ये एक और एमिनो एसिड है। अब इसमें क्या होएगा, ये जो एमिनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपस में कंबाइन होंगे, वाटर की एलिमिनेशन होगी। सो ये जिनको ब्लू ब्लॉक से हाईलाइट किया इसका मतलब है इन ग्रुप्स ने रिमूव होना है,
ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव होएगा और आपके पास इस नाइट्रोजन और इस कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होएगा, ये वाला बॉन्ड। सो बेसिकली ये एक एमाइड बॉन्ड है और इसको पेप्टाइड कहते हैं, राइट। सो बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली एक एमाइड बॉन्ड होता है, राइट। सो डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर जो सीक्वेंस है कि पहले कौन सा एमिनो एसिड लगेगा फिर कौन सा एमिनो एसिड लगेगा, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आप एमिनो एसिड का सीक्वेंस खत्म कर दें या सीक्वेंस खराब कर दें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाता है, राइट। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड का सीक्वेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, जब भी आपने किसी प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या प्रोटीन का नेम देना है तो हमेशा एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ देते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आपने कभी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एंड पे इम्यूनो ग्रुप होता है, राइट। हमेशा नेमिंग आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम एन टर्मिनस और आखिरी नाम जो है वो सी टर्मिनस का आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल एन टर्मिनस पे पहला इम्यूनो एसिड आपके पास एलानीन है, फिर गुआनीन है, फिर साइटोसिन है, फिर यूरासिल है, सॉरी आपके पास अगर सपोज आप कहते हैं कि एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, मैथियोनिन है, तो आप पहले एमिनो एसिड वो वाला लिखेंगे जो कि एन टर्मिनस की साइड पे हो, जिसका एमिनो ग्रुप एक साइड पे हो, और आखिरी नाम उस एमिनो एसिड का लिखेंगे जो कि सी टर्मिनस की साइड पे होएगा, राइट। जब भी आपने एमिनो एसिड का सीक्वेंस लिखना है आप हमेशा लिखिए फ्रॉम एन टर्मिनस और आपका आखिरी जो एमिनो एसिड का नाम होगा वो होगा जो कि सी टर्मिनस पे आता है, राइट। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब मजीद क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, राइट। अगर आपने देखना है कि प्रोटीन्स अपने फंक्शंस के लिहाज से किस किस तरह की हैं तो प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कैरेटिन है, आपके बालों में जो प्रोटीन है वो कैरेटिन होती है, राइट। कोलेजन ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। देन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जैसे हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं। हार्मोनल प्रोटीन्स हैं जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बेसिकली आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन है। देन स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, ओवल एल्ब्यूमिन है, हेम्प है। देन जेनेटिक प्रोटीन्स हैं जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स शामिल होती हैं। डिफेंस प्रोटीन जो कि आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है उन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, और रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जिनमें डोपामीन, इंसुलिन वगैरह होते हैं, राइट। तो इनके नाम आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इनके कामों का आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर में जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्रग कहाँ बाइंड करे तो क्या क्या काम खराब हो सकता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स, राइट। अब सिंपल प्रोटीन्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। ये इनकी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस की बेसिस पे है। अगर प्रोटीन ग्लोबुलर लाइक है, गोल मटोल सी है, देन इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे। अगर वो फाइबर लाइक है तो उसको फिब्रस कहते हैं। जैसे आपके हेयर्स जो हैं वो फाइबर की तरह के हैं, लंबे लंबे हैं, तो ये फिब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। तो इनमें ये जो है आप नाम देख लीजिएगा, ग्लोबुलर में एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, हिस्टोन्स हैं। फिब्रस में कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन है। देन आप पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, अगर प्रोटीन किसी और टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड हो जाए उनको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, राइट। अगर आपकी प्रोटीन किसी और मैक्रोमोलिक्यूल के साथ जुड़ जाए देन आप उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाए तो इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे। अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हो जाए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। सिमिलरली म्यूकोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, क्रोमोप्रोटीन्स हैं, मेटालोप्रोटीन्स हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन किसके साथ अटैच जाके हो गई है, उस लिहाज से उस प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहेंगे। थर्ड प्रोटीन की जो कैटेगरी होती है वो होती है डिराइव्ड प्रोटीन्स, राइट। इसमें आप पास प्राइमरी प्रोटीन्स भी हैं और सेकेंडरी प्रोटीन्स भी हैं। तो इनके जो है वो आपको बेसिक क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो न्यूक्लिक एसिड हैं, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये आपकी जीन्स को ट्रांसफर करते हैं या स्टोर करते हैं, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर या स्टोर करते हैं। इनके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस होता है, राइट। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में फर्क है, प्रोटीन्स के अंदर सल्फर होता है बट न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोरस होते हैं, बाकी एलिमेंट्स दोनों में सेम है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगेन न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर्स हैं और इनके मोनोमर्स को आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, राइट।
न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपके पास एक 5 कार्बन शुगर है जो कि सेंटर में आपको नज़र आ रही है। इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, राइट? सो आपके पास ये जो है न्यूक्लियोटाइड का पूरा यूनिट है। शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर होएगी, इसके एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होएगा और एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस होएगा, राइट? तो ये तीनों चीज़ें मिल के एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं और जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है। तो ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है। नेक्स्ट एंजाइम्स हैं। सो एंजाइम का आपको पता है बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं। ये आपकी प्रोटीन्स जो हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं या उन रिएक्शंस को एनहांस करती हैं। सो बेसिकली एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, राइट? सो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि एंजाइम्स को स्टडी करती है उसको आप एंजाइमोलॉजी कहते हैं। इनके भी अपना नोमेनक्लेचर होता है, एंजाइम्स के अपने रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम के अपने फंक्शन होते हैं। सो जब आप एंजाइम्स की डिटेल स्टडी करते हैं उसको आप एंजाइमोलॉजी कहते हैं, राइट? अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपने याद रखनी है। एंजाइम्स कोलाइडल होते हैं। कोलाइडल का मतलब ये होता है वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। अगर आपके माइंड में सस्पेंशन नहीं आ रही है तो जस्ट माइंड में रख लें कि अगर पानी है और पानी के अंदर आपने चॉक को पाउडर करके डाला हुआ है तो ये सस्पेंशन बन जाएगी, राइट? तो इसमें जो आपके पास मेन लिक्विड है वो है और उसमें जो आपके पास जो सस्पेंशन होएगी वो उसकी कोलाइडल स्टेट होती है, राइट? तो ये जो सस्पेंडेड स्टेट है एंजाइम भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है? तो एंजाइम्स अपनी कोलाइडल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली जब रिएक्शन आपका नहीं हो रहा था किसी बॉडी में तो एंजाइम इनएक्टिव होता है, हर वक्त एक्टिव नहीं रहता, राइट? तो जब एंजाइम इनएक्टिव हो उसे कहते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजेन, ठीक है? एंजाइम अगर इनएक्टिव है, एंजाइम अगर काम नहीं कर रहा तो उसको प्रो एंजाइम या जाइमोजेन कहते हैं। जब आप एक स्पेसिफिक पीएच दें, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दें जिसपे एंजाइम एक्टिव हो जाए तो एंजाइम काम करता है। अगर एंजाइम की डिजायर्ड पीएच अवेलेबल नहीं है, डिजायर्ड टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, डिजायर्ड टाइप की सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करता। उस वक्त एंजाइम अपनी प्रो एंजाइम स्टेट या जाइमोजेन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, राइट? सेकेंडली, अगर एंजाइम जो है वो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है इसको एंडो एंजाइम कहते हैं और ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल के बाहर जाके काम करते हैं उनको एक्सो एंजाइम कहते हैं, राइट? अगर आपका सेल खुद ही एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और सेल के अंदर ही एंजाइम यूज हो रहा है ये एंडो होगा। लेकिन अगर एंजाइम सेल से बाहर जाके काम कर रहा है, किसी और जगह पे काम कर रहा है, देन उस सूरत में इसको एक्सो एंजाइम कहेंगे। तो आपको एंडो और एक्सो का पता होना चाहिए, एंडो एंजाइम क्या होता है और एक्सो एंजाइम क्या होता है, राइट? अब इसमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, एंजाइम्स रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते, कभी भी स्टार्ट नहीं करते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो अगर एंजाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होएगा, बट रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन होएगा जरूर, राइट? तो एंजाइम रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेलरेट जरूर करते हैं। खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और बाय द एंड ऑफ रिएक्शन अनचेंज्ड रिकवर हो जाएंगे। सो इसलिए एंजाइम बहुत थोड़ी अमाउंट में यूज होते हैं, राइट? सो एंजाइम का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है लेकिन जो हिस्सा काम करेगा वो बहुत छोटा होएगा, ठीक है? तो आपका एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन एक्चुअली जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होएगा एंजाइम का हिस्सा वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत स्पेसिफिक पार्ट होता है। और एंजाइम का कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करिएगा रिएक्शन में वो डिपेंड करता है कि एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? सो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम कम्स इन कांटेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। अगर आपकी सबस्ट्रेट चेंज हो जाती है तो एंजाइम का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? सो एंजाइम का वो पार्ट जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको आप एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम पूरा का पूरा कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके अलावा जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। इसका मतलब है ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस एक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एज एन एसिड एक्ट करेगा। एम्फोटेरिक इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ये दोनों के केस में जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। इट कैन रिएक्ट एज एन एसिड और इट कैन ऑल्सो रिएक्ट एज अ बेस। प्रोटीन्स इन नेचर हैं तो प्रोटीन में जैसे एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर भी एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं। सो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं।
अगर आपके पास एक खास टाइप के सबस्ट्रेट है, ये ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम उन्हीं के ऊपर काम करेगा। एंजाइम हर तरह की सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यूरिया के ऊपर सिर्फ यूरिएज ही एक्ट करेगा, कोई और एक्ट नहीं करेगा। अगर आप एंजाइम की स्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी वेरिएशन कर दें, एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता, राइट। अगर आप एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज ले आएंगे तो आपका एंजाइम काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, सबस्ट्रेट को चेंज कर दें, तो एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा, राइट। तो एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, एक खास टाइप की सबस्ट्रेट या एक खास सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। हर तरह की सबस्ट्रेट पे हर एंजाइम काम नहीं कर सकता, राइट। मैम लॉक एंड की मॉडल के तहत काम करते हैं इस वजह से। बच्चे लॉक एंड की मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। फिलहाल आप अपने माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रख लें, बट फिलहाल आप सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। बाद ओके में मैम। जब आप आगे जाएंगे तो फिर उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। ओके मैम, यस मैम। उसके अलावा जो है एंजाइम्स कोलाइडल नेचर के, मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सस्पेंशन का फायदा क्या होता है, इसकी वजह से एरिया जो आपका सरफेस एरिया वो लार्ज हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडल इन नेचर है यानी सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में दो ही चीजें होती है ना, एक तो आपका सस्पेंशन मीडियम होएगा जो कि पानी है, और एक डिस्पर्स पार्टिकल है जो कि चौक है। तो जस्ट आपके माइंड में चौक और वाटर का आना चाहिए। सो जिस तरह से चौक और वाटर होते हैं, इस तरह से एंजाइम्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। और इसमें जो आपके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है उनका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। जस्ट आप इमेजिन कर लें कि इन केस अगर आपके पास चौक और वाटर का कम्बिनेशन है, जो चौक होगा उसका साइज ज्यादा होएगा और वाटर कम नजर आएगा आपको, ठीक है। इस तरह का जो है वो कोलाइडल सिस्टम होता है, होती सस्पेंशन ही है, लेकिन जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू सस्पेंशन मीडियम। तो आपको वाटर कम नजर आएगा, यानी उसमें जेल टाइप मटेरियल कम नजर आएगा, ज्यादा आपको उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही नजर आएंगे। तो कोलाइडल नेचर होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट रिएक्शन आपके फास्ट होंगे। एंजाइम्स कुछ खास कंडीशन में ही वर्क करेगा, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट पीएच। अगर टेम्परेचर आप चेंज कर दें जो कि डिजायरेबल ना हो तो एंजाइम काम नहीं करता। अगर आप पीएच चेंज कर दें तो भी एंजाइम काम नहीं करता, राइट। सो मोस्टली जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एक खास पीएच रेंज अप टू 40 डिग्री सी टेम्परेचर तक इंक्रीज करें तो फिर आपके एंजाइम काम करता रहता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाती हैं, राइट। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं ना, तो प्रोटीन्स भी डीनेचर हो जाती हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करना स्टार्ट कर दें तो प्रोटीन डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दें तो उस सूरत में प्रोटीन्स इनएक्टिव हो जाती हैं, एंजाइम इनएक्टिव होता है बट डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। अगर आपने किसी भी एंजाइम को इनएक्टिव करना है तो उसका खास तरीका क्या होगा, टेम्परेचर लो कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका तरीका क्या होगा, टेम्परेचर को हाई करना है, ठीक है। तो अगर आपने उसको इनएक्टिव करना है तो टेम्परेचर लो करेंगे, फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया तो डिस्ट्रॉय करने के बाद आप एंजाइम को रिकवर नहीं कर सकते, राइट। जब आप अंडा फ्राई करते हैं या अंडा बॉईल करते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं ना कि पहले स्टार्ट में कैसा है, कोलाइडल सा है, जेल टाइप का मटेरियल है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं हार्ड हो जाता है। तो ये हार्डनिंग इंडिकेट कर रही है कि प्रोटीन्स डीनेचर हो गई हैं। सिमिलरली जब आप एग को बॉईल करते हैं तो एग को बॉइलिंग भी करना ये एक तरह से डीनेचरेशन है। आपने एक बार बॉईल कर लिया, आप दोबारा से उसको वैसे वाला अंडा नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। तो अगर तो आपने प्रोटीन्स को, अगर तो आपने एंजाइम्स को इनएक्टिव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एंजाइम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएं देन उस सूरत में आपको टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, राइट। पीएचपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंजाइम्स किसी खास पीएच पे काम करते हैं, हर पीएच पे काम नहीं करते। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच देंगे, बेसिक पीएच देंगे तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेजॉरिटी एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एसिडिक साइड पे भी काम करते हैं और कुछ हैं जो कि बेसिक साइड पे भी काम करते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज जो है वो एंजाइम्स की आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्टडी करें एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सबस्ट्रेट की, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो एक हद से ज्यादा
अगर आप एक हद से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो फिर रिएक्शन जो है उसका रेट कांस्टेंट हो जाता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपका अगर रिएक्शन बढ़ना है तो आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक खास रेशो चाहिए होती है। अगर आपने सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कर दिया, एंजाइम उतना अवेलेबल ही नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। आप जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा ले, रेट नहीं बढ़ेगा, राइट। लेकिन इन जनरल जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे, देन उस सूरत में क्या होएगा कि जो आपके एंजाइम्स हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो मजीद इंक्रीज नहीं करेगा। उसके अलावा एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। अगर आपकी एक्टिव साइट है जिसने असल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, अगर उस एक्टिव साइट के साथ आप कुछ ऐसी सबस्ट्रेट को जोड़ दें जो कि मजीद रिएक्शन ना होने दें, इनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। वो आपकी एक्टिव साइट को चूंकि ब्लॉक कर रही है और एक्टिव साइट ने ही बेसिकली रिएक्शन करना होता है, तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, राइट। सो इनको हम लोग कहते हैं कि दे आर इनहिबिटर्स, और इनहिबिटर्स की वजह से एंजाइम एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो इनहिबिटर्स हैं ये बेसिकली इनकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी आपकी सबस्ट्रेट की होती है। तो आपकी सबस्ट्रेट के अटैच होने के बजाय ये खुद जाके उस जगह पे अटैच हो जाते हैं जहां आपकी एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है, राइट। तो फ्यूचर में जब आप नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि इनहिबिटर्स कैसे होते हैं, इनहिबिटर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है। बट इस तरह के इनहिबिटर्स जो कि आपकी सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करते हैं और आपकी एक्टिव साइट को जाके ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे टाइप के इनहिबिटर्स को आप कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, राइट। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं और ये इनके काम है। सो आपके पास बेसिकली छह तरह के एंजाइम्स होते हैं, 6 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, इनके नाम से आपको पता चल जाएगा इनका काम क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम क्या है? ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करते हैं, राइट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ट्रांसफरेज का काम ये है कि एक ग्रुप का मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरी सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास एक सबस्ट्रेट थी उस पर एमिनो ग्रुप था, वहां से एमिनो ग्रुप को तोड़ के किसी और पे लगा देंगे। हाइड्रोलेजेस एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। आइसोमरेजेस एंजाइम्स जो हैं वो आइसोमराइज कर देते हैं, आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देंगे। देन लाइजेजेस एंजाइम जो है वो आपके ग्रुप में से रिमूवल कर सकता है और एडिशन कर सकता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोलाइज किए बगैर, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस होए बगैर कोई भी ग्रुप एक ग्रुप से एक सबस्ट्रेट से दूसरी सबस्ट्रेट पे चला जाए, देन उस सूरत में हम लाइजेज एंजाइम यूज करते हैं। और लाइगेज का मतलब क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। अगर आपने दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने हैं तो आप एंजाइम जो यूज करेंगे दैट शुड बी लाइगेज एंजाइम। सो ये इन डिफरेंट एंजाइम्स के ग्रुप्स है, ये इनके रिएक्शंस है जो कैटलाइज करते हैं और ये इनके एग्जांपल्स हैं। सो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं, राइट। सो ये आपकी असाइनमेंट है, ये जो आपकी पीडीएफ है मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगी। तो इस असाइनमेंट को जो है वो आपने कंप्लीट करना होगा, इसके बाकायदा आपके मार्क्स होंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम जैसा कि प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, जैसे एग की आपने एग्जांपल दी है, जी जी। तो अगर जब हम डीनेचर करके एग को या हाँ जी। फ्राई करके खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव, या कोई इफेक्ट नहीं होगा? बच्चे अगर प्रोटीन डीनेचर होती है इसका मतलब वो अपना काम करना छोड़ देगी, ठीक है। अगर सपोज आपकी बॉडी में एक एंजाइम है, सॉरी आपकी बॉडी में एक प्रोटीन है, अपना कोई ना कोई फंक्शन तो वो परफॉर्म कर रही थी ना, लेकिन अगर वो डीनेचर होगी तो वो अपना काम नहीं कर रही होगी, तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा या फायदा होगा? उसका नुकसान होगा। नुकसान होएगा। सो हम नहीं चाहते कि प्रोटीन डीनेचर हो, हम नहीं चाहते कि एंजाइम डीनेचर हो। तो मैंने कहा तो कि अगर आप करना चाह रहे हैं इसका मतलब ये होगा, अगर आप सपोज एक एंजाइमेटिक रिएक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये एंजाइम तो बहुत ज्यादा तेजी से काम करना स्टार्ट हो गया, अब मैंने इस एंजाइम को खत्म कर देना है, तो क्या करेंगे? टेम्परेचर हाई कर दें, एंजाइम खत्म हो जाएगा। ओके मैम। तो मैम जब हम अंडा फ्राई लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, या वो हमें कोई ताकत वगैरह नहीं इस वाला? बच्चे उसका इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जो करते हैं आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं आपको हाफ बॉइल्ड एग नहीं लेना चाहिए या हाफ फ्राइड एग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन अभी कंप्लीटली डीनेचर हुई नहीं होती है और कुछ ना कुछ डीनेचर हो गई होती है, तो एक तरह से मिक्सचर बन जाता है। यस मैम, बिल्कुल। ठीक है।
तो इसलिए कहते हैं कि आप हाफ फ्राइड ना लें या हाफ बॉइल्ड एग ना लें, क्योंकि वो दरमियानी स्टेट है ना, वो कम्प्लीटली स्टेबल है ना कम्प्लीटली अनस्टेबल है, मिक्सचर सा बन गया ना। तो ये यस मैम। चीज़ एक करते हैं। अदरवाइज जब आप एक एग को बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करके खा ले, वो तो कम्प्लीटली डीनेचर हो गया ना, आपके लिए फिर भी एनर्जी की सोर्स है। लेकिन अगर आपकी अपनी बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो वो जो काम परफॉर्म उसने करना था वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ओके मैम, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन बचे अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो क्लास में अटेंडेंस लगा के आप क्लास लीव कर दें, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। बच्चे ये अपनी क्लास का शेड्यूल आप चेंज करवाएंगे, ठीक है? ओके मैम। अल्लाह हाफिज़।